नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया मंत्रिमंडल का महत्व और मंत्रिमंडल के बारे में हमने जाना कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं और क्या है। तो मंत्रिमंडल के लिए जो आया कि भाई मंत्रिमंडल राज्य के परामर्शदाताओं की संस्था को कहा जाता है जो राजा को राज्य के कार्यों में मदद करे और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सिद्धांत तो ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र है, पर हम व्यवहार में देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली को उन्होंने अपनाया है और संसदीय प्रणाली में ब्रिटेन के अंदर जॉर्ज प्रथम व द्वितीय के समय पहली बार राजा के द्वारा मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता स्वयं के द्वारा न करके अपने एक प्रतिनिधि वॉलपोल को नियुक्त किया जो राजा के स्थान पर मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। और ये प्रचलन में था राजतंत्र के समय कि प्रधानमंत्री या राजा अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से नीतिगत निर्णय लेगा और कालांतर में जाकर यही व्यक्ति देश का पहला प्रधानमंत्री कहलाया और इसी व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा या पद को त्यागा क्योंकि उसे संसद के अंदर या व्यवस्थापिका में बहुमत का समर्थन नहीं था। ये भी बाद में चलकर परंपरा के रूप में विकसित हुआ और संविधान का अंग बन गया कि निम्न सदन में व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। अब मंत्रिमंडल के सिद्धांत राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र है और हम देखते हैं कि सिद्धांत सभी शक्तियां राजा में नहीं थे, पर व्यवहार में देखा गया है कि सभी शक्तियां राजा, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को प्राप्त हैं और वो उनकी सलाह से कार्य करता है। अब हम विशेषताओं की बात करेंगे। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है कि वो उसका हिस्सा नहीं है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की पहली विशेषता ये है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है, वह मंत्रिमंडल बैठकों में भाग नहीं लेता। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो पहली बार जब वॉलपोल को नियुक्त किया तो वो एक सामान्य कारण था कि अंग्रेजी नहीं जानता था, उसने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और बाद में ही ये परंपरा विकसित हो गई। दूसरी है टोली की भावना, टीम वर्क। मंत्रिमंडल एक टीम के समान कार्य करता है। यदि शासन को अपने कार्यों में सफलता मिलती है तो वो उसकी जवाबदेही पूरे कैबिनेट की है, इसको पूरा श्रेय सबको जाता है और उनकी इसके विपरीत सरकार की नीतियाँ गलत साबित होती है तो पूरा मंत्रिमंडल की निंदा होती है, पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए जवाब देता है। और कॉमन सभा में अविश्वास पारित होने का मतलब है कि मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना होगा। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडल एक साथ तैरता है, एक साथ डूबता है। इस संदर्भ में ये प्रचलित है कि प्रत्येक सबके लिए सब एक के लिए, कि टीम वर्क है, टोली की भावना के आधार पर कार्य करते हैं। और मंत्रिमंडल की मुख्य विशेषताओं में भी एक है कि एक सबके लिए सब एक के लिए, कि पूरा मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद अपने प्रत्येक कार्य के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, चाहे वह अच्छा हो या वह बुरा हो या उसके नतीजे विरुद्ध आ रहे हों। उनमें कोई व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है, सामूहिक रूप से पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए उत्तरदायी रहता है। और अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास पारित होता है तो उसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। तीसरी है गोपनीयता, सीक्रेसी टू बी मेंटेन्ड, गोपनीयता बनाए रखना, कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है गोपनीयता, सीक्रेसी मेंटेन करना। मंत्रिमंडल की बैठक में सब सदस्य एक बात के लिए स्वतंत्र हैं, इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में प्रस्तुत करें, पर इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप में केवल वह उन्हीं बातों को कहेंगे जो मंत्रिमंडल में निर्णयों के अनुकूल हों। उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है।
तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि गोपनीयता को बनाए रखना, कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की बैठक में सभी सदस्य स्वतंत्र होते हैं। जो भी कोई विषय उनके सामने होता है उस पर विचार व्यक्त करने के लिए, और पर बाहर जाकर वही विचार वही बात उन्हें वो कह सकते हैं जो आम सहमति से निर्णय हुआ है उस बैठक के अंदर। वो बाहर आकर किसी के व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति क्या थी उस विषय पर उसका उल्लेख नहीं कर सकते, और इसीलिए कहा जाता है कि वो टॉप सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, गोपनीयता रखी जाती है कि सदन मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की बैठक में तो वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उस विषय के संबंध में स्वतंत्र हैं, पर जो भी निर्णय होता है आम सहमति से उसके बाद उस सब का सामूहिक निर्णय होता है और उसी को सार्वजनिक रूप से बताया जा सकता है, और उसके बारे में जो भी विचार अंदर व्यक्त किए गए हैं उनका उल्लेख नहीं किया जाता। चौथा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो हम ये संसदीय प्रणाली में हमने देख ही लिया कि संसदीय प्रणाली में कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सर्वशक्तिशाली होता है, प्रधानमंत्री उसका नेता और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और मंत्री परिषद के लोगों का भी प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति उसमें होगा और कौन नहीं होगा और कब तक होगा। प्रधानमंत्री मंडल का नेता यद्यपि सभी मंत्री समान पदों वाले हैं तथा उनके अधिकार भी समान है, फिर भी प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है और वह सभी मंत्रियों के में प्रमुख समझा जाता है। अन्य मंत्रियों उसकी बात का सम्मान करते हैं और बराबर वालों में प्रथम होता है। कि प्रधानमंत्री की जो स्थान है वो विशेष स्थान प्राप्त है। प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम कहा गया है। प्रधानमंत्री को के लिए कहा गया है कि प्रधानमंत्री सब में प्रथम है और सब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री उनका नेता होता है सदन में, और प्रधानमंत्री के प्रति सब उत्तरदायी होते हैं अपने कार्य में। पांचवा है राजनीतिक सहजातीयता। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व और उसकी कार्रवाइयों की गोपनीयता इस कारण संभव है क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल हैं। साधारणतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही उनमें एक ही विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक से उद्देश्य रहते हैं और जो सब समस्याओं पर एक से दृष्टिकोण पर विचार करते हैं। कि राजनीतिक सहजातीयता का मतलब है कि सभी एक विचारधारा से होते हैं। कि ब्रिटेन में दलीय प्रणाली है, दलीय प्रणाली में जो दल बहुमत प्राप्त करता है वो सरकार का निर्माण करता है और उसके द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। वो उनका नेता होता है वो प्रधानमंत्री, और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो अधिकांशतः यही है कि वो सभी एक राजनीतिक दल के होते हैं, इसलिए उनकी विचारधारा कॉमन है और इसलिए कहा जाता है कि सहजातीयता की सब विचारधारा एक है तो उनके विचार भी एक समान होंगे। धन्यवाद। आगे की विशेषताएं हम अगली क्लास में इसको अध्ययन करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो मैंने आज अपने डिस्कस किया है इसका अध्ययन करें और देखें। धन्यवाद।